हेलो दोस्तों। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही होंगे कि लिटरेचर यानी साहित्य कभी एक जैसा नहीं रहता। वो हमेशा बदलता रहता है, बिल्कुल मौसम की तरह। तो आज हम एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर नियो क्लासिसिज्म के डिसिप्लिन और रीजन से निकलकर रोमांटिसिज्म के इमोशनल तूफान में डूबा और फिर वहां से निकलकर रियलिज्म की ठोस जमीन पर आ गया। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा बदलाव हुआ कैसे। कैसे फोकस दिमाग से दिल पर और फिर दिल से आम जिंदगी पर शिफ्ट हो गया। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे एज ऑफ ऑर्डर से, यानी नियो क्लासिकल पीरियड से। फिर देखेंगे कि बदलाव की हवा कहाँ से चली। उसके बाद रोमांटिक रेवोल्यूशन की बात करेंगे और फिर रियलिज्म के दौर में आएंगे। और हाँ, आखिर में इन सब का एक क्विक कंपैरिजन भी करेंगे ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, द एज ऑफ ऑर्डर यानी नियो क्लासिकल पीरियड। इसे एज ऑफ रीजन भी कहते हैं और नाम से ही साफ है, ये तर्क का, लॉजिक का युग था। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में हो। फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब साइड में। सबसे इंपॉर्टेंट था लॉजिक, डिसिप्लिन और सोसाइटी के रूल्स। इस दौर में माना जाता था कि इंसान की पर्सनल फीलिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सोसाइटी का भला है। यहां दिमाग दिल पर राज करता था। अब बात करते हैं इस दौर के सुपरस्टार्स की। जॉन राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, ये सब इस युग के बड़े नाम थे। इनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, सोसाइटी को आईना दिखाना, इंसानी दिमाग की परख करना और पोइट्री को बिल्कुल परफेक्ट रूल्स के हिसाब से लिखना। जैसे अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक ले लीजिए, ये उस समय की हाई सोसाइटी का मज़ेदार तरीके से मजाक उड़ाती है। या फिर जोनाथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल्स, जो देखने में तो बच्चों की कहानी लगती है पर असल में उस वक्त की पॉलिटिक्स और इंसानी फितरत पर एक बहुत गहरा, तीखा कमेंट है। इनकी राइटिंग में आपको हर चीज़ नापी तुली, बिल्कुल प्रिसाइज मिलेगी। और इन राइटर्स का सबसे पावरफुल हथियार क्या था? वो था सटायर यानी व्यंग्य। आप इसे एक तरह का लिटरेरी एक्सरे समझ सकते हैं, जिससे राइटर्स सोसाइटी के अंदर छुपी बीमारियों, उसकी कमजोरियों और पाखंड को बिल्कुल साफ साफ दिखा देते थे। इसमें वो ह्यूमर का, आयरनी का यानी तानों का इस्तेमाल करते थे, या फिर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे कि वो अजीब लगने लगे। इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल है जोनाथन स्विफ्ट का अ मॉडेस्ट प्रपोजल। इसमें वो आइलैंड की गरीबी मिटाने के लिए एक इतना शॉकिंग और भयानक आइडिया देते हैं कि पढ़ने वाला हिल जाता है। और यही इसका मकसद था, सोते हुए समाज को झंझोड़कर जगाना। लेकिन सोचिए, कोई कब तक सिर्फ दिमाग और रूल्स की सुनेगा? धीरे धीरे राइटर्स को ये डिसिप्लिन, ये सख्त नियम एक बंधन जैसे लगने लगे, एक घुटन सी होने लगी। और जब भी घुटन बढ़ती है तो एक क्रांति, एक बदलाव का जन्म होता है। यही वो दौर था जब रोमांटिसिज्म के बीज बोए जा रहे थे। ये अभी सिर्फ हल्की सी आहट थी, लेकिन एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो आप यहाँ बिल्कुल साफ देख सकते हैं। लिटरेचर का फोकस हेड से हार्ट पर शिफ्ट हो रहा था। दिमाग और लॉजिक की जगह अब दिल और फीलिंग्स ले रहे थे। सोसाइटी के रूल से ज्यादा जरूरी अब इंसान के अपने अनुभव, उसके अपने एहसास बन गए थे। अब राइटर्स शहरों के शोर शराबे से दूर नेचर में, प्रकृति में इंस्पिरेशन ढूंढने लगे थे। इस इमोशनल शिफ्ट का एक बहुत ही अजीब पर इंपॉर्टेंट रूप था ग्रेवयार्ड पोएट्री। हाँ, नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के कवियों ने मौत, अकेलेपन, दुख और कब्रिस्तान जैसे थीम्स पर लिखना शुरू किया। ये नियो क्लासिकल दौर के परफेक्ट, साफ सुथरे माहौल से बिल्कुल उल्टा था। इन कवियों ने याद दिलाया कि जिंदगी कितनी छोटी है और मौत के सामने चाहे राजा हो या रंक, सब बराबर हैं। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये कविता नियो क्लासिकल ऑप्टिमिज्म को सीधा सीधा चैलेंज करती थी। और फिर वो तूफान आ ही गया, द रोमांटिक रेवोल्यूशन। ये नियो क्लासिकल दौर के हर रूल, हर नियम के खिलाफ एक खुली बगावत थी, एक फुल ब्लोन रिबेलियन। यहां रीजन को कुर्सी से उतार दिया गया और इमेजिनेशन यानी कल्पना को राजा बना दिया गया। इसकी शुरुआत आमतौर पर 1798 से मानी जाती है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर अपनी किताब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की। इस एक किताब ने लिटरेचर की हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया। और इस पूरी रेवोल्यूशन का मोटो क्या था? वो विलियम वर्ड्सवर्थ की इस एक लाइन में छिपा है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी पावरफुल फीलिंग्स का अपने आप बह निकलना। इसका मतलब साफ था, असली पोइट्री दिमाग से जोड़ तोड़ करके नहीं लिखी जाती, वो तो दिल में इकट्ठे हुए गहरे एहसासों का एक उबाल है जो अपने आप बाहर आ जाता है। ये एक ऐलान था कि अब रूल्स की नहीं, फीलिंग्स की चलेगी।
वैसे रोमांटिक पोएट्स को भी हम आसानी से 2 जनरेशन्स में बांट सकते हैं। पहली जनरेशन में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे पोएट्स थे। ये लोग थोड़े शांत थे। इनका फोकस नेचर, गांव की सिंपल लाइफ और कभी-कभी सुपरनैचुरल चीजों पर होता था। फिर आई दूसरी जनरेशन, लॉर्ड बायरन, पर्सी शेरी, जॉन कीट्स। ये लोग आग थे, रेबल थे। इनकी पोएट्री में जोरदार पैशन, ब्यूटी को लेकर एक दीवानगी और सोसाइटी के खिलाफ एक क्रांतिकारी जोश साफ दिखता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, लिटरेचर का पेंडुलम हमेशा घूमता रहता है। इतनी ऊंची इमोशनल उड़ान के बाद अब वक्त था जमीन पर वापस आने का, और इसके साथ शुरू हुआ रियलिज्म का दौर। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसका मकसद बिल्कुल साफ था, जिंदगी को जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाओ, ना कोई शुगर कोटिंग, ना कोई एक्स्ट्रा ड्रामा, बस कच्ची असली हकीकत। रियलिज्म का फाउंडेशन एक शब्द पर टिका है, वेरिसिमिलिट्यूड। थोड़ा मुश्किल शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, असलियत के करीब होना या सच जैसा दिखना। रियलिस्ट राइटर्स का बस एक ही गोल था, ऐसी कहानियां लिखना जो इतनी रियल, इतनी बिलीवेबल लगे कि आपको पढ़ते हुए लगे कि आपके आसपास ही हो रहा है। बेसिकली लिटरेचर अब हाई फ्लाइंग इमेजिनेशन का जरिया नहीं, बल्कि सोसाइटी का आईना बन चुका था। अब देखिए, रियलिज्म भी कई तरह का था। अलग अलग राइटर्स ने इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे चार्ल्स डिकिंस ने ओलिवर ट्विस्ट जैसे नॉवेल्स में लंदन की सड़कों पर गरीबों और मजदूरों की बुरी हालत दिखाई। इसे कहते हैं सोशल रियलिज्म। वहीं जॉर्ज एलियट ने मिडल मार्च में कैरेक्टर्स के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उनके मोटिव्स क्या हैं, इस पर फोकस किया। ये कहलाया साइकोलॉजिकल रियलिज्म। और फिर आते हैं थॉमस हार्डी, जो एक कदम और आगे बढ़ गए। उनके रियलिज्म में एक निराशा थी जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं। नेचुरलिज्म का मानना था कि इंसान अपनी किस्मत का मालिक नहीं है, बल्कि वो अपने एनवायरनमेंट और हेरिडिटी यानी वंश का गुलाम है, और उसका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। तो चलिए अब इन तीनों दौर को एक साथ आमने सामने रखते हैं। इससे सारे डिफरेंसेस एकदम साफ हो जाएंगे और आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। ये टेबल आसान शब्दों में इन तीनों मूवमेंट्स का पूरा डीएनए है। देखिए, कॉर वैल्यू कैसे बदली। नियो क्लासिकल दौर में रीजन एंड ऑर्डर सबसे ऊपर था। रोमांटिक्स आए तो इमेजिनेशन एंड इमोशन राजा बन गए, और फिर रियलिस्ट्स ने ट्रूथ एंड एक्यूरेसी को सबसे जरूरी माना। फोकस भी देखिए, सोसाइटी और शहर से नेचर और अकेलेपन पर गया, और फिर वापस आम जिंदगी और सोशल क्लास पर आ गया। यहां तक कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल गया, एक स्ट्रक्चर्ड दुनिया से एक मिस्टीरियस दुनिया, और फिर एक ऐसी दुनिया जहां सोशल और मटेरियल चीजें ही सब कुछ हैं। तो आखिर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि लिटरेचर का पेंडुलम कैसे एक छोर से दूसरे छोर तक घूमता है, रीजन के डिसिप्लिन से इमोशन की आज़ादी तक, और फिर वापस रियलिटी की ज़मीन पर। यह एक पूरा सर्कल है। अब सवाल आपसे है, इन तीनों में से कौन सा दौर आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है? द एज ऑफ रीजन, द एरा ऑफ इमोशन, या फिर द टाइम ऑफ ट्रूथ? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इंग्लिश लिटरेचर पर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।